नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन कल यानी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह यात्रा 16 दिनों तक चलेगी और इसकी शुरुआत सासाराम से होगी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि आजाद भारत में वोट देना ही असली आजादी है, लेकिन भाजपा फर्जी तरीके से वोट चोरने और काटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तो इतनी गड़बड़ियां सामने नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। खेड़ा ने दावा किया कि यह सिर्फ वोट छीनने का षड्यंत्र नहीं है, बल्कि दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग की पहचान छीनने की साजिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि आज अगर वोट का अधिकार छीना जाएगा तो कल सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी भी खत्म हो जाएगी। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस यात्रा में राहुल गांधी और महागठबंधन के सभी दल शामिल होंगे और विभिन्न जिलों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि किसी भी मतदाता का नाम ना छूटे। भारत ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में हुई शिखर बैठक का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने इस मुलाकात को लेकर बयान जारी करते हुए कहा कि शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व सराहनीय है। मंत्रालय ने कहा कि भारत अलास्का में हुई शिखर बैठक पे हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकल सकता है। भारत ने जोर दिया कि पूरी दुनिया यूक्रेन संघर्ष का जल्द से जल्द अंत देखना चाहती है और इसके लिए संवाद ही एकमात्र समाधान है। ट्रंप और पुतिन की यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब वैश्विक समुदाय यूक्रेन युद्ध को लेकर गहरी चिंता जता रहा है। भारत ने एक बार फिर स्पष्ट किया कि वह शांति और कूटनीतिक प्रयासों का समर्थन करता है और किसी भी संघर्ष के समाधान में संवाद की भूमिका को सबसे अहम मानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बहुचर्चित शिखर वार्ता के बाद कहा कि यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस एक बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं है। रॉयटर्स के अनुसार ट्रंप के स्टैंड में यह बड़ा बदलाव सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि वह और पुतिन इस बात पर सहमत हुए हैं कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर जाना है, जिससे युद्ध समाप्त होगा, न कि केवल युद्ध विराम समझौता, जो कि अक्सर लंबे समय तक नहीं टिकते। ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि जेलेंस्की सोमवार को अमेरिका आएंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो पुतिन के साथ एक और बैठक संभव होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रक्रिया से लाखों लोगों की जान बचाई जा सकेगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी बातचीत का ब्यौरा साझा किया है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ स्थायी शांति तभी संभव है जब युद्ध विराम, यूक्रेनी युद्ध बंदियों की रिहाई और रूस पर दबाव जारी रखने जैसे कदम उठाए जाएं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत में उन्होंने साफ किया कि यदि त्रिपक्षीय बैठक नहीं होती या रूस ईमानदारी से युद्ध खत्म करने से बचता है तो उस पर और कड़े प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन से जुड़े हर अहम मुद्दे पर फैसला यूक्रेन की मौजूदगी में ही होना चाहिए, खासकर क्षेत्रों पर अधिकार से जुड़े मामलों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप का एक विशेष पत्र सौंपा है। व्हाइट हाउस अधिकारियों ने बताया कि इस लेटर में रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बच्चों की स्थिति पर चिंता जताई गई है। स्लोवेनिया में जन्मी मेलानिया ट्रंप यात्रा में शामिल नहीं थी, लेकिन उन्होंने पत्र में खास तौर पर युद्ध के दौरान बच्चों के अपहरण और जबरन स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। यूक्रेन सरकार का अनुमान है कि फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से अब तक कम से कम 19,500 बच्चों को रूस या रूस नियंत्रित क्षेत्रों में डिपोर्ट किया गया है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी ने 2023 में पुतिन और उनकी बाल अधिकार आयुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। मेलानिया का यह पत्र बच्चों की सुरक्षा और मानवीय संकट की गंभीरता को रेखांकित करता है, जिसे ट्रंप ने पुतिन तक पहुंचाया। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तारीफ करने पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। ओवैसी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन आरएसएस का जिक्र करना आज़ादी की जंग की बहुत बड़ी तौहीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों ने स्वतंत्रता संग्राम में कोई भूमिका नहीं निभाई, बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं से नफरत की। ओवैसी के मुताबिक आरएसएस हमेशा से उस समावेशी राष्ट्रवाद का विरोध करता रहा है जिसकी नींव पर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। उन्होंने प्रधानमंत्री पर ऐसे संगठन की तारीफ करने का आरोप लगाया जो मुल्क में नफरत फैलाता है।
स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताते हुए इसकी सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि आरएसएस ने राष्ट्र और व्यक्ति निर्माण में एक सदी से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने कड़ा हमला बोलते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पूछा कि यदि आरएसएस एनजीओ है तो इसका पंजीकरण आईडी, वित्तीय पारदर्शिता और विदेशी योगदान नियमन अधिनियम यानी FCRA लाइसेंस कहाँ है। केरल कांग्रेस ने 6 बड़े सवाल पूछते हुए आरएसएस की पंजीकरण स्थिति, वार्षिक लेखा जोखा और एनजीओ डारपेन पोर्टल पर उपस्थिति पर जवाब मांगा। विपक्ष का आरोप है कि आरएसएस एक अपंजीकृत संगठन है, वो सत्ता की राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाता है लेकिन जवाबदेही से बचता है। विशेषज्ञों के अनुसार आरएसएस स्वयं को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन बताता है, न कि औपचारिक रूप से पंजीकृत एनजीओ। वहीं वैश्विक स्तर पर PRAC, ऑक्सफैम और वर्ल्ड विजन जैसे संगठनों को सबसे बड़े एनजीओ माना जाता है क्योंकि उनके वित्तीय और संचालन संबंधी आंकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को लेकर चीन पर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब तक वह राष्ट्रपति पद पर हैं, चीन ताइवान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने बताया कि जिनपिंग ने कहा है कि वह और चीन दोनों ही बहुत धैर्यवान हैं। यह बयान 15 अगस्त को उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली बैठक से पहले आया। ट्रंप ने स्वीकार किया कि ताइवान को लेकर स्थिति गंभीर है, लेकिन जब तक वे पद पर हैं किसी बड़े संघर्ष की संभावना नहीं है। उल्लेखनीय है कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और किसी भी हाल में उसे पुनः अपने साथ मिलाने की बात करता आया है, जबकि ताइवान इस दावे का कड़ा विरोध करता है। इसी बीच अमेरिका में चीनी दूतावास ने ताइवान को दोनों देशों के रिश्तों में सबसे संवेदनशील मुद्दा बताया। भारत के विभाजन की त्रासदी को लेकर NCERT के नए शैक्षिक मॉड्यूल ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी इस मॉड्यूल में विभाजन की जिम्मेदारी 3 प्रमुख पक्षों मोहम्मद अली जिन्ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन पर डाली गई। इसमें जिन्ना को अलग राष्ट्र की मांग से सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाला बताया गया है। वहीं नेहरू और पटेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस को गृह युद्ध से बचने के लिए विभाजन स्वीकार करने वाला ठहराया गया। इसके अलावा माउंटबेटन पर आरोप है कि उन्होंने जून 1948 की बजाय 15 अगस्त 1947 को जल्दबाजी में आजादी की तारीख तय कर अराजकता फैलाई, जिससे रेड क्लिफ रेखा अस्पष्ट रह गई और हिंसा व विस्थापन बढ़ा। मॉड्यूल यह भी कहता है कि विभाजन अपरिहार्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक मजबूरियों और गलतफहमियों का परिणाम था। NCERT का मानना है कि विभाजन की प्रतिध्वनियां आज भी भारत पाकिस्तान संबंधों, कश्मीर विवाद और सांप्रदायिक तनाव में महसूस की जाती हैं। NCERT के भारत विभाजन पर नए मॉड्यूल को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे खारिज करते हुए मांग की कि इस दस्तावेज को जला दिया जाए, क्योंकि यह सच नहीं बताता। खेड़ा ने आरोप लगाया कि विभाजन कांग्रेस की वजह से नहीं, बल्कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सांठ-गांठ से हुआ था। बता दें कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर जारी यह मॉड्यूल माध्यमिक छात्रों के लिए तैयार किया गया है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन को विभाजन का जिम्मेदार बताया गया है। इसमें यह भी कहा गया कि तत्कालीन भारतीय नेतृत्व के पास शासन का अनुभव नहीं था, जिसने जल्दबाजी में फैसले को जन्म दिया। कांग्रेस ने इस व्याख्या को ऐतिहासिक तथ्यों से परे बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि विभाजन का विचार 1938 में हिंदू महासभा और फिर 1940 में जिन्ना द्वारा उठाया गया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 से 20 अगस्त तक 3 दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वांग यी भारत के निमंत्रण पर आ रहे हैं और उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित होगी। इस दौरान भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच सीमा क्षेत्रों को लेकर 24वें दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। वांग यी, जो CPC केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य भी हैं, चीन और भारत सीमा मामलों में चीन के विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभाते हैं। इस बैठक को दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा तनाव को कम करने और संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अहम माना जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.